ऑयल रिग की ड्रिलिंग ने 300 मिलियन साल पुराने एक खतरनाक क्रीचर को जगा दिया। वही क्रीचर जो दुनिया के 5 सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन का कारण बना था। उसके जागते ही चारों तरफ कोहरा छा जाता है, आसमान से राख की बारिश गिरने लगती है और रिग के लोग एक अजीब से वायरस से इन्फेक्ट होने लगते हैं। वो वायरस उन्हें सुपरनैचुरल पावर तो देता है, पर मौत के और करीब भी ले जाता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनका पूरी दुनिया से हर कनेक्शन कट चुका था, और अगर वक्त रहते दुनिया भर के लोगों को वार्न नहीं किया जाता तो उस क्रीचर की वजह से आने वाली लहर पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर देती। तो कहानी की शुरुआत होती है समुंदर की गहराई से। समुंदर की गहराई की जमीन अचानक से फट रही थी, जिसके बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता था। उसके साथ ही कहानी वहां पर से एक क्रीक पर आती है, जहां के लोग समुंदर की जमीन से तेल निकालने का काम करते थे, और उस जगह के हेड का नाम था मैग्नस, जिसने विक्टर नाम के एक बंदे से उस जगह को लीज पर लिया हुआ था। और वहां पर मैग्नस के ही काफी सारे वर्कर काम करा करते थे। मैग्नस अभी रोज नाम की एक लड़की से बात कर रहा था, जो कि उस जगह की इंचार्ज थी। वहां पर काफी सारे वर्कर रहा करते थे और उन्हें 24 घंटे वहीं पर रहना पड़ता था। कभी कभार ही उन लोगों को मौका मिलता था कि वो अपने घर पर जाकर अपने परिवार से मिल सके। और आज ही एक हेलीकॉप्टर आने वाला होता है, जिसमें काफी सारे वर्कर अपने परिवार वालों के पास जाने वाले थे, और इसीलिए वहां पर खुशी का माहौल था। उन्हीं वर्कर के बीच में हम लोग बाज नाम के एक और वर्कर को देख पाते हैं, जो कि काफी समय से अपने घर पर जाना चाहता था। इसीलिए आज जैसे ही घर जाने वाले वर्करों की लिस्ट लगती है, वैसे ही बाज भागकर उस लिस्ट के पास जाता है। पर इस लिस्ट में बाज का नाम तो था ही नहीं, मतलब कि अब उसको वापस से काफी महीनों तक काम करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो अपने घर पर जा सकता है। तभी अचानक से मैग्नस वहां पर एक मीटिंग बुलाता है, और बाद में वो बहुत दुखी मन से बताता है कि जो हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए आने वाला था, उसे इमरजेंसी की वजह से एक दूसरे रिग पर जाना पड़ गया है। मतलब कि जो लोग भी अब तक घर जाने वाले थे, अब उनमें से कोई भी घर पर नहीं जाने वाला था, और उन्हें तब तक का वेट करना पड़ता जब तक कि इमरजेंसी को खत्म करने के बाद हेलीकॉप्टर उन तक नहीं आ जाता। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से रिग का पावर ऑन ऑफ होना चालू हो जाता है, और साथ ही उनके कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से बंद पड़ गए थे। इवन रिग की ड्रिल मशीन का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ रहा था, और अगर जल्दी ही उसे कंट्रोल नहीं करा जाता तो ड्रिल मशीन के अंदर ब्लास्ट होने की वजह से वहां पर मौजूद रिग तो बर्बाद होता ही, पर साथ ही सारे के सारे लोग भी मारे जाते। इसीलिए सबकी जान बचाने के लिए मैग्नस तुरंत ही ड्रिल को बंद करवा देता है, और यहाँ पर अभी वो अपना या फिर किसी और का फायदा नहीं देख रहा था। पर शायद अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो वो अपना फायदा देखते हुए किसी भी हालत में ड्रिल को बंद नहीं करता। ड्रिल को बंद करने की वजह से टेम्परेचर वापस से नॉर्मल हो गया था, जिस वजह से पावर कट की समस्या भी सॉल्व हो जाती है। पर उनकी एक समस्या सॉल्व हुई ही थी कि उनके सामने एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई थी। उस वक्त समंदर के अंदर एक बहुत खतरनाक भूकंप आ गया था, जिस वजह से रिग बहुत बुरी तरह से हिलने लगता है। फिर मैग्नस जब हेलीपैड के पास जाकर सामने की तरफ देखता है तो उसकी तो आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं। सामने से एक बहुत बड़ा कोहरे का तूफान आ रहा था, जिसने अगले ही पल रिग को पूरी तरह से कोहरे से ढक दिया था। अब तक उनका बाहर की दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका था, और ऐसे समय पर उन्हें बाहर की दुनिया के लोगों की ही मदद चाहिए थी। इसीलिए बाज और साथ ही फुलमर नाम के एक आदमी को उस कम्युनिकेशन टावर के ऊपर चढ़ाया जाता है, ताकि ऊपर कोई गड़बड़ आई हो तो वो लोग वहां पर जाकर उसे सही कर सकें। अब कम्युनिकेशन टावर सच में काफी ज्यादा ऊपर था, और बाज जब उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तब एक सीगल आकर उससे टकरा जाता है, जिससे बाज का बैलेंस बिगड़ गया था और वो स्टेयर्स पर से गिरने वाला था। लेकिन जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेता है और फुलमर के साथ ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर जाने पर बाज काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, और वो फुलमर का भी ध्यान भटका रहा था। पर तभी अचानक से वो लोग नोटिस करते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम के एंटीना के ऊपर वही सीगल अटका हुआ था, जो कि थोड़ी देर पहले बाज से टकराया था। वो सीगल मर गया होता है, और जब बाज उसको हटाने की कोशिश करता है तो अगले ही पल हम लोग देख पाते हैं कि बाज सीधा 100 फुट नीचे रिग के प्लेटफॉर्म पर गिरता है। पर किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती कि बाज इतना ऊपर से नीचे आकर क्यों और कैसे गिरा। तब एक और क्रू मेंबर भागकर बाज के पास जाता है, जिसको देखकर पता चलता है कि असल में बाज का हार्नेस खुला हुआ था।
इसीलिए वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर गया। फुलमर तब बॉस की हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बॉस की हालत इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इवन मेडिकल टीम वाली लड़की ने तो ये तक कह दिया था कि अगर बॉस को जल्दी ही हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या घर जाना ही थी, क्योंकि ना तो इस टाइम पर हेलीकॉप्टर अवेलेबल थे और ना ही उनका कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा था। अब क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता और बॉस की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, इसीलिए मेडिकल क्रू मेंबर तुरंत ही उसे उठाकर इन्फर्मरी में लेके चले जाती हैं, जहां पर ही कैट उसका इलाज करने की कोशिश करने लगती है। फुलमोर तब काफी ज्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि शायद अगर वो बॉस को पीछे रहने को नहीं बोलता तो शायद बॉस की अभी ये हालत नहीं होती। उस समय पर रोज आकर उसे कंसोल करती है। साथ ही तब हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि फुलमोर और रोज एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। खैर अब जैसे ही हैटन नाम के एक बंदे की नजर बॉस के ऊपर पड़ती है तो वो कैट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो बस चाहता था कि कैट किसी भी हालत में बॉस को बचा ले, क्योंकि हैटन और बॉस की काफी ज्यादा बनती थी। पर हैटन को ये बात भी पता थी कि गुस्सा करने से कोई भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो बाहर जाकर खुद में ही फ्रस्ट्रेट होना चालू हो गया था। रोज को तब एक शॉकिंग बात और पता चलती है, सिर्फ इन लोगों के रिक के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि समुद्र के अंदर जितने भी रिक मौजूद थे वो भी सेम समस्याओं का सामना कर रहे थे और मैक्सिमम सब लोगों ने अपने रिक को बंद कर दिया था। वहीं बॉस को काफी सारे इंटरनल वुंड्स हुए थे, पर उसके बावजूद भी वो जैसे तैसे अपनी आंख को खोलता है और आंखों को खोलते साथ ही उसे बहुत ही अजीब सा विजन आता है। उसमें वो समंदर की जमीन को पड़ते हुए देख रहा था। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, पर अभी वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है और शायद उसका डर कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि बॉस के साथ ऊपर कम्युनिकेशन टावर पर कुछ ना कुछ तो हुआ था, जो कि वो लोगों को बताना चाहता है, पर अभी वो सही से बोल नहीं पा रहा। हैटन इस बार मैग्नस के पास ही पहुंच जाता है और उससे जानने की कोशिश करने लगता है कि वो कितनी देर में यहाँ पर हेलीकॉप्टर को बुलाने वाला है। मैग्नस खुद भी यही कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर हेलीकॉप्टर को बुलाकर अपने सभी वर्कर को यहाँ से सेफली निकाल ले, पर अभी जैसे ही वो अपनी कैबिन से बाहर जाता है वैसे ही हैटन को वहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियल फाइल मिलती है, जिसकी इंफॉर्मेशन के बारे में अब तक किसी भी क्रू मेंबर को बताया नहीं गया था। इसीलिए हैटन तुरंत ही सभी वर्कर को छत पर इकट्ठा कर लेता है और फिर जैसे ही वहां पर मैग्नस पहुंचता है वैसे ही हैटन उसे फाइल दिखाते हुए उस फाइल की इंफॉर्मेशन को सबसे शेयर करने को बोलता है। तब जाकर फाइनली सारे क्रू वर्कर जान पाते हैं कि जिस बंदे की ये मेन कंपनी है उसने सारे रिग को बंद करने का फैसला करा है, जिससे यहाँ पर मौजूद सारे वर्कर अनएम्प्लॉयड होने वाले थे। ये बात जानने के बाद तो सारे वर्कर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर मैग्नस अभी किसी तरह से उन लोगों को सांत्वना देते हुए शांत करवा देता है। तो भी अचानक से आसमान से उन लोगों के ऊपर राख गिरने लगती है, जिसको देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे। और सबसे ज्यादा शॉक तो वो इस बात से थे क्योंकि बॉस इतनी ज्यादा खराब हालत होने के बावजूद भी ऊपर आ गया था और अभी वो सबको किसी बहुत खतरनाक चीज के लिए चेतावनी दे रहा था। पर कोई भी अभी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबके हिसाब से अभी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसीलिए सब उसको फिर से नीचे लेकर चले जाते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। रोज तब बॉस के पास आकर पास से जानने की कोशिश करती है कि उसके साथ कम्युनिकेशन टावर पर आखिरकार हुआ क्या था, पर बॉस के हिसाब से बस उसको एक अजीब सी आवाज आई थी और उसके बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर गया था। इवन तब उसकी बातों से हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि जो आवाज उसे कम्युनिकेशन टावर पर आई थी वो उसे लगातार अभी भी आ रही है और उसको लगता है जैसे कि वो आवाज उससे कुछ कहना चाहती हो। अब कैट जब उसका ब्लड सैंपल लेने की कोशिश कर रही थी तो वो काफी ज्यादा अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है, जो देखने के बाद कैट को उसको बेहोश करना पड़ता है। लेकिन बेहोश होते होते भी बॉस सिर्फ इतना ही कह रहा था कि उन लोगों को उसकी वार्निंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है। अब बॉस के पूरी तरह से अनकॉन्शियस होने के बाद कैट रोज को एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज बताती है। असल में बॉस के घाव काफी जल्दी हील हो रहे थे और ये बात सच में काफी ज्यादा वियर्ड थी। फिर कैट और रोज जब वहाँ से चले जाते हैं तो अचानक से बॉस अपनी आंखों को खोल लेता है। वो सिर्फ अनकॉन्शियस होने का नाटक कर रहा था,
और तभी वो उठकर अपने घाव को देखता है। उसके घाव के अंदर कुछ अजीब से चमकने वाले स्पोर्स थे जो कि अंदर से ही उसके घाव को सही करके बंद कर रहे थे। दूसरी तरफ रेक रूम में विंडो के बाहर अचानक से क्रू को कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं जो कि एक तरह का वेसल लग रहा था और वो मॉर्स मेथड से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लैक नाम का एक बंदा तब बाहर जाकर उनके सिग्नल को समझने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वो वेसल उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। ये बात जानकर मैग्नस तुरंत ही फुलमर से बैकलाइट को ऑन करने को बोलता है ताकि उस वेसल को इतने कोहरे में आगे जाने का सही रास्ता दिख सके। इसके बाद मैग्नस सीधा वहां के बावर्ची मार्च के पास चला जाता है ताकि उसे पता हो कि उनके पास कितनी मात्रा में राशन बचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हैटन अपने कमरे में बहुत जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसके अजीब बिहेवियर की वजह से अब तक उसको रूम में लॉक कर दिया गया था और इवन ईस्टर नाम के गार्ड को उसके ऊपर नजर रखने को भी कहा था। वहीं इन्फर्मरी में जैसे ही बास को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी मोस्टली इंजरीज पूरी तरह से सही हो गई थी। इसके बाद जब वो मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है तभी अचानक से उसे रिक के बर्बाद होने का एक विजन आता है जिसको देखकर वो डरते हुए तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। उसको अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था इसीलिए वो पेन के मारे चिल्ला रहा होता है और फिर जैसे ही वो अपने मुंह के पास अपना हाथ रखता है वैसे ही उसके मुंह के अंदर से उसका सोने का दांत निकलकर बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग रोज को देखते हैं जिसने एक कंटेनर के अंदर आसमान से गिरने वाली राख को इकट्ठा करा हुआ था। वो उस राख के ऊपर कुछ रिसर्च करने वाली थी। वहां पर ही बैठे मैग्नस और साथ ही फुलमर की बातों से हम लोग ये बात जान पाते हैं कि फुलमर ने उनके सामने से आ रहे वेसल से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी और कम्युनिकेशन करके उसे यही बात पता चली है कि उन लोगों को भी इस बारे में नहीं पता कि आखिरकार समंदर में चल क्या रहा है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उनके रिग की बैकलाइट चालू नहीं हो रही है और अगर वो वेसल के यहाँ तक पहुँचने से पहले चालू नहीं हुई तो वो वेसल उनके रिग से काफी बुरी तरह से टकरा जाएगा। वहीं एल्विन नाम का एक क्रू मेंबर जब अपनी शिप पर जा रहा होता है तभी अचानक से वो बास को नोटिस करता है जिसने विंडोज के ऊपर कुछ अजीब सी ड्राइंग्स बना दी थी। आगे बास से बात करने पर बास उसको बताता है कि उसके सर में काफी ज्यादा शोर आ रहा है और शायद नीचे गिरकर उसको सरवाइव नहीं करना चाहिए था। और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े एक्सीडेंट को सरवाइव करने के बावजूद भी कोई इंसान ऐसा बोल रहा है कि उसको उस एक्सीडेंट को सरवाइव नहीं करना चाहिए था तो डेफिनेटली ये कोई नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं है। तभी वहां की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती हैं और बास को एक बार फिर से वियर्ड से विजन्स आते हैं जिनको देखकर वो इतना ज्यादा पैनिक कर रहा था कि वो तुरंत ही वहां से भाग खड़ा होता है। दूसरी तरफ ब्लैक अभी इन्फर्मरी में से रबिंग अल्कोहल को चुरा लेता है ताकि उसको पीकर वो नशे कर सके। नशे करने के बाद वो शावर लेने के लिए चला जाता है लेकिन शावर लेते हुए ही वो अपनी बॉडी में एक बहुत वियर्ड चीज को नोटिस करता है। उसका परमानेंट टैटू शावर के पानी से उसकी बॉडी से पूरी तरह से हट रहा था जिसको देखने के बाद तो उसके पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। लेग की बॉडी में भी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसको खून की वॉमिटिंग होती है और थोड़ी देर बाद जब उसके रूम में हेथर नाम की एक औरत आती है तो तब तक तो लेग की पूरी तरह से मौत हो चुकी थी। कैट जब लेग की बॉडी को देखती है तो उसके तो पल्ले ही नहीं पड़ता कि आखिरकार लेग की मौत कैसे हुई। पर वहां पर डनलिन जब उसको बास का टूटा हुआ सोने का दांत दिखाता है तो कहीं ना कहीं रोज को ये बात समझ आ जाती है कि जो भी चीज इन लोगों के शरीर में गई है वो इनकी बॉडी से इनऑर्गेनिक मटेरियल को बाहर निकाल रही है, मतलब कि ऐसा मटेरियल जो कि बॉडी का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में अचानक से फुलमर नोटिस करता है कि जो लाइट उसने वेसल से आते हुए देखी थी वो लाइट असल में वेसल से आ ही नहीं रही थी। फुलमर तब एल्विन के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है ताकि वहां पर जाने के बाद वो सही से देख सके कि आखिरकार जो उनकी तरफ चीज आ रही थी वो असल में थी क्या। उसी समय हम लोग हैटन को भी देख पाते हैं जो कि जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर आ गया था और वो कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा था ताकि वो उनकी तरफ आ रही चीज को सिग्नल दे सके। असल में हैटन को ये लग रहा था कि उनकी तरफ आने वाला शिप उनकी मदद करने के लिए आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब फुलमर और एल्विन को ये बात पता चलती है कि उनकी तरफ असल में एक वेसल नहीं बल्कि पूरा का पूरा शिप आ रहा है तो उनके तो पसीने छूटने लगते हैं। वो दोनों जल्दी ही कंट्रोल रूम में जाकर उस शिप को अपनी स्पीड कम करने के लिए सिग्नल देना चाहते थे, लेकिन उनसे पहले ही हैटन उन्हें एक SOS सिग्नल दे चुका था जिस कारण से शिप का कप्तान अपनी स्पीड को दुगना कर लेता है और उनके शिप पूरी रफ्तार से रिक की तरफ आने लगती है।
मैग्नस को जैसे ही इस बारे में पता चलता है वैसे ही वो फुलमेर को वहां पर बुलाकर शिप की तरफ एक सही सिग्नल भेजने को कहता है। वहीं बाहर अब तक राख की बारिश होना भी बंद हो गई थी और एल्विन रिक को एक्सप्लोर करते हुए पहुंच गया था बास के पास। वो बास को बाकी सबके पास चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर बास तो उल्टा उसके ऊपर भड़क कर उसका गला पकड़ लेता है, जिसके अगले ही पल एल्विन को समुद्री पानी की उल्टियां होने लगती हैं और बाकी सब उस तक पहुंच पाते उससे पहले ही वो अपना दम तोड़ देता है। तभी अचानक से समुद्री पानी का स्तर बढ़ने लगता है और संभावना ये थी कि जल्दी ही वहां पर एक बहुत बड़ी लहर आकर रिक से टकरा जाएगी। दूसरी तरफ आसमान से गिरी हुई राख पर अभी भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अब उस पर जैसे ही रोज अपनी एक खून की बूंद को डालती है वैसे ही अचानक से उसे कुछ अजीब से रिएक्शंस दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि यकीनन उस राख में जीवित जीवाणु हैं। उनकी तरफ तेज रफ्तार से आने वाला शिप भी उनसे टकराने ही वाला था, पर वो कहते हैं ना कि जब किस्मत महान तो गधा भी पहलवान। तेज रफ्तार में होने के बावजूद भी वो शिप रिक के एकदम साइड से निकल जाता है और रिक उसके होने वाले नुकसान से बाल बाल बचता है। दूसरी तरफ रोज मैग्नस के पास पहुंचकर उसे आसमान से गिरने वाली राख के बारे में बताती है। असल में उस राख के अंदर जो जीवाणु मौजूद थे वो एक तरह के पैरासाइट थे, जो कि किसी की भी बॉडी के अंदर जाकर उसके वुंड्स को हील कर देते थे ताकि उनके होस्ट की बॉडी एकदम हेल्दी रहे। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अपनी बॉडी के अंदर किसी भी तरह के कीड़े को नहीं पालना चाहेगा, इसीलिए वैसे तो उस राख से सभी लोगों को दूर रहने की जरूरत थी, पर जिन लोगों के चोट लगी हुई थी उन्हें तो अपना खास ख्याल रखना था। और बास के बारे में तो सबको पता ही था कि वो तो उस वायरस से इन्फेक्टेड है ही, इसीलिए मैग्नस रोज से सबके ब्लड सैंपल को बास के ब्लड सैंपल से कंपेयर करने को बोलता है, ताकि एटलीस्ट उन्हें पहले से ये बात पता रहे कि उनका कौन सा क्रू मेंबर इन्फेक्टेड है और कौन सा नहीं। धीरे धीरे बाहर का कोहरा भी छट जाता है और सामने मौजूद दूसरे रिक पर जब सबकी नजर पड़ती है तो उन्हें पता चलता है कि वो रिक तो रात में बर्बाद हो गया था। आगे जब फुलमेर लैब में जाता है तो बाज वहां पर उसको रोज के रिसर्च पेपर को पढ़ता हुआ दिखता है। बाज वहां पर अपना ब्लड सैंपल चुराने के लिए आया था, जो कि रोज उससे वापस लेने की कोशिश भी करती है, पर बाज तब तक वहां से भाग जाता है। इस बात से मैग्नस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बाज का ब्लड सैंपल ही ऐसा था जिससे बाकी सारे इन्फेक्टेड हुए क्रू मेंबर्स के बारे में पता करा जा सकता था। मैग्नस को मजबूरन तब क्रू मेंबर्स को दो टीम में बांटना पड़ता है, जिसमें से एक टीम तो बाज को पूरे रिक पर ढूंढने वाली थी और दूसरी टीम का काम था रिक पर चल रही चीजों को संभालना। रोज तो भी उन पैरासाइट के ऊपर और ज्यादा रिसर्च कर रही थी, तब उसके सामने एक और शॉकिंग बात आती है कि ये जीवाणु असल में डायनासोर काल के हैं। डायनासोर के साथ वैसे तो ये भी खत्म हो गए थे, पर क्योंकि इन्होंने रिक से समुद्री जमीन के अंदर काफी अंदर तक छेद कर दिया, इसीलिए ये जमीन के अंदर से बाहर आ गए। दूसरी तरफ बाज अभी रिक के नीचे वाले डेक पर होता है। वहां पर से वो अपने खून को समंदर के अंदर फेंक देता है और उसके बाद वो ऊपर ही मौजूद पानी के ऊपर अपने हाथ को रखता है। अनजान कारण से उसके हाथ से बिजली निकल रही थी, जिससे उस पानी के अंदर अजीब तरह के जीवाणु पनपने लगते हैं। तभी अचानक से बाज को ढूंढते हुए वहां पर एक क्रू मेंबर आ जाता है, जिसको देखकर बाज तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करके 9-2-11 हो लेता है। उस क्रू मेंबर के चिल्लाने की आवाज को सुनकर हेटन और डनलिन तुरंत ही वहां पर पहुंच जाते हैं और वो भी वहां पर मौजूद पानी के अंदर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। अभी जिस क्रू मेंबर को बाज ने मारा था उसका भी एक नकली दांत अपने आप ही उसके मुंह से बाहर आ जाता है, जिससे बाकी सब समझ गए थे कि वो बंदा भी अब इन्फेक्ट हो चुका है। लेकिन हेटन और डनलिन उसको बाकी सब के पास लेकर जा पाते उससे पहले ही वो क्रू मेंबर भी उनको धक्का देकर वहां से भाग जाता है। हेटन जब एक बार वापस से उस पानी को देखता है तो इस बार वहां पर छोटे छोटे पौधे उगने लग गए थे। दूसरी तरफ मशीनरी रूम में जब हेथर, ईस्टर और मार्श पहुंचते हैं तो वहां पर भी उन्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं, जिसका मतलब कि बाज शायद उस कमरे में भी गया होगा। तभी रिक अचानक से जोर जोर से हिलने लगता है। उसकी पावर एक बार फिर से चली गई थी और मैग्नस एक बार वापस से परेशान होने लगा था, पर तभी अचानक से उसको फुलमेर की याद आती है और वो फुलमेर को लेकर सीधा पावर कट को सही करने के लिए जाने लगता है। वहीं हैदर जब बाज को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो बाज उसको मिल भी जाता है।
बाज को असल में किसी मिलियनियर ओल्ड क्रीचर की आवाजें आ रही थी, जो चाहता था कि बाज पूरे रिक के ऊपर उन स्पोर्स की मदद से प्लांट्स उगा दे। असल में वो क्रीचर किसी वजह से खत्म होने वाला था, पर अगर वो खत्म हो जाता तो पूरी दुनिया का सर्वनाश निश्चित था। तभी अचानक से वहां पर जेम्स भी आ जाता है, जो कि बाज के साथ ही मिल गया था, क्योंकि इन्फेक्टेड होने के बाद से उसको भी उस क्रीचर की आवाजें आना चालू हो गई थी। मतलब कि जेम्स असल में वही बंदा था जिसको बाज बेहोश करके भागा था। अब हैदर वहां पर उनसे और ज्यादा सवाल जवाब करके और चीजें जान पाती, उससे पहले ही वहां पर हैटन के पहुंच जाने से जेम्स और बाज वहां से भाग जाते हैं। अब पुलमिर ने वैसे अब तक पावर कट को तो पूरी तरह से सही कर दिया था, पर तभी अचानक से वो लोग नोटिस करते हैं कि प्रोडक्शन मॉड्यूल के ऊपर लगी आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी। और प्रोडक्शन मॉड्यूल असल में रिक का वो हिस्सा था जहां पर से रिक के चलने पर फ्लेमेबल गैसेस निकलती थी। इसीलिए अगर जल्दी से वहां पर आग नहीं लगाई जाती तो पूरे रिक के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता था। अब वैसे तो वहां पर मड पिट वाले रास्ते से ही जाया जा सकता था, पर मड पिट वाले रास्ते पर काफी सारे स्पोर्स होते हैं और ऐसे में वो स्पोर किसी भी क्रू मेंबर को इन्फेक्ट कर सकते थे। इसीलिए उनके पास आखिरी रास्ता बस यही बचा होता है कि कोई इंसान क्रेन के ऊपर चढ़े और बड़ी सावधानी के साथ फ्लेयर गन की मदद से ऊपर आग लगा दे। तब पुलमिर खुद ही इस काम को करने का डिसाइड करता है। वो क्रेन के ऊपर चढ़ गया था और नीचे से ईस्टर क्रेन को कंट्रोल कर रहा था, पर मेन दिक्कत तो तब आती है जब पुलमिर फ्लेमेबल गैसेस की तरफ फ्लेयर गन से शूट करता है, क्योंकि कुछ पल के लिए इससे हर तरफ आग फैल गई थी और पुलमिर खुद भी इसमें बुरी तरह से घायल हो गया था। तब जैसे तैसे उसको इन्फर्मरी में लेकर जाया जाता है, जहां पर कैट उसका इलाज करना चालू कर देती है। वहीं मड पिट में अचानक से बाज को बहुत ज्यादा खतरनाक विजन्स आने लग गए थे। उससे उसे ये बात पता चलती है कि अगर उसको उस क्रीचर की जान बचानी है तो उसे किसी भी तरह से रिक को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए जेम्स वहां के वाल्व्स को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाता। इसके लिए उन्हें किसी भी हालत में कंट्रोल रूम में पहुंचकर वहां पर से रिक के सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता। आगे हम लोग रोज को देखते हैं, जो कि पुलमिर से जाकर बात करती है। और यहाँ पर सबसे अजीब बात ये थी कि पुलमिर की बॉडी इतने कम समय में भी अपने ज्यादातर घाव को हील कर चुकी थी। तो वो जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है और रोज के साथ हैदर के पास चला जाता है, जहाँ पर वो तीनों ही मिलकर अभी भी उस राख के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ताकि स्पोर्स के बारे में और ज्यादा चीजें पता लगाई जा सके। पर तभी अनजाने में पुलमिर भी वहाँ पर उसी तरह के अजीब सर्कल को ड्रॉ करने लगता है, जैसा कि बॉस खिड़की पर कर रहा था। और इस बात से आप लोग भी कहीं ना कहीं तो समझ ही गए होंगे कि पुलमिर खुद भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन इस बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता था। अगले पल अचानक से मैग्नस उन तीनों को अपने पास कंट्रोल रूम में बुलाता है, जहां पर हम लोग मैग्नस की बातों से जान पाते हैं कि रिक के काफी सारे पाइप्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिसका रीजन जेम्स और बाज थे, क्योंकि वो मैन्युअली रिक के सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करने की कोशिश कर रहे थे। और ज्यादा देर तक पाइप्स के ऊपर प्रेशर यूं ही बनता रहता तो जल्दी ही वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता। अब इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए समुद्र के अंदर वो लोग एक रोबोट को भेजते हैं, जो कि नीचे मौजूद वाल्व्स को बंद करने वाला था, जिससे रिक पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाता और चीजें पहले की तरह वर्क करने लगती। रोबोट जब समंदर के अंदर जाता है तो उसमें लगे कैमरा की मदद से मैग्नस और बाकी सबको समुद्र के सरफेस पर वैसे ही सर्कल्स दिखाई देते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पुलमिर ड्रॉ कर रहा था। और उससे पहले बाज बाल को सही कर देने से रिग एक बार वापस से स्टेबलाइज हो गया था, जिससे बाज का तो पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है। पर अभी तक किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार समुद्र के नीचे बनने वाली वो गोल गोल आकृति है क्या। बाज को इस बार अगर अपने प्लान को कामयाब करना था तो उसे सीपीयू सिस्टम की जरूरत थी, लेकिन सीपीयू के सिस्टम को पुलमिर की इजाजत के बिना कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ क्रू मेंबर ईस्टर के फोन पर अचानक से मैसेज आने से बाकी सबको भी ये बात पता चल जाती है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम फिर से एक बार काम करने लग गया है। सब एक बार फिर से अपने घर परिवार वालों को कॉल मैसेज करने लगते हैं और मैग्नस भी तुरंत ही इस कोशिश में लग जाता है कि जल्दी से जल्दी वो वहां पर मदद बुला सके। रोज उस समय पर इस बारे में जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार उन सर्कल का राज क्या है
और उसके पीछे कौन सा हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। ऑनलाइन नेटवर्क के वापस आने पर उन्हें ये बात भी पता चली थी कि आसपास के ज्यादातर रिग ब्लास्ट हो चुके हैं और किसी को भी उनके रीजन के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन अभी जब उसको ज्यादा खास चीजें पता नहीं चलती तो वो कंपनी के मेन डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करने लगती है। कंपनी की मेन डेटाबेस में सायरन नाम के एक प्रोजेक्ट की फाइल थी जिसको रोज एक्सेस नहीं कर पा रही थी और हो सकता था कि उसी प्रोजेक्ट के पीछे कोई ऐसा राज छुपा हो जिस वजह से ही ये सारे कांड हो रहे थे। दूसरी तरफ कैट भी अभी अपनी बहन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उस दौरान उसे ये बात पता चलती है कि जल्दी ही शहर में वैसा ही फॉग वाला तूफान आने वाला है जैसे तूफान का सामना पिछली रात उनके रिग ने करा था। और जैसे ही वो फॉग का तूफान अब शहर से टकराता है वैसे ही शहर के भी सब लोगों के सिग्नल चले जाते हैं और जो क्रू मेंबर अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे थे उनके फैमिली मेंबर का फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। वहीं मैग्नस जो कि अपनी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था उसका मैसेज भी नेटवर्क सिस्टम खराब होने के कारण डिलीवर नहीं हो पाता। दूसरी तरफ बांस को भी अब तक फुलमिर के इन्फेक्टेड होने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो अपनी स्पोर पावर की मदद से फुलमिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जिस दौरान फुलमिर को बांस की आवाजें उसके माइंड में सुनाई दे रही थी। शुरू में तो उसको ये उसका वहम लगता है इसीलिए वो बाथरूम में चला गया था, पर वहां पर अब उसको बांस के विजन्स तक आने लगते हैं। मतलब कि उन स्पोर्ट्स से सिर्फ तुम्हारे घाव हील नहीं होते थे, वो तुम्हें कुछ सुपर पावर्स भी दिया करती थी, जैसे कि बांस के पास अब टेलीपैथी की पावर आ गई थी। तब तक रोज भी फुलमिर के हालचाल लेने के लिए उसके पास आ गई थी। फुलमिर रोज से कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने इन्फेक्टेड होने के बारे में उसको बता देता है। रोज तब इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और फुलमिर को शांत करवाने के लिए किस करती है। लेकिन रोज को किस करते ही अचानक से फुलमिर को कुछ विजन्स आती हैं जिसमें वो रोज को काफी ज्यादा परेशान और रोते हुए देख पाता है। लेकिन इस विजन के बारे में फुलमिर रोज को कुछ भी नहीं बताता। तभी अचानक से फुलमिर को एक बार फिर से बांस दिखाई देता है जो कि उससे मदद मांग रहा था। और क्योंकि अब आने वाली तबाही का अंदेशा फुलमिर को भी लग चुका होता है इसीलिए वो रोज के लिए एक नोट छोड़कर बांस की मदद करने के लिए मड पिट में चला जाता है। रोज को जैसे ही ये बात पता चलती है वैसे ही वो खुद भी मड पिट में जाने की कोशिश करती है और उसको रोकने की कोशिश करने के लिए कैट भी उसके पीछे चली गई थी। अब तक वहां पर काफी सारे स्पोर्ट्स ऑलरेडी हो चुके थे जो कि अंधेरे में चमक रहे थे। वो कैट और रोज को आता देख उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो कैट की वैली के पास आकर रुक गए थे। कैट असल में प्रेग्नेंट थी जिसके बारे में उन स्पोर्ट्स को पता चल गया था और इसीलिए ही उन्होंने कैट को इन्फेक्ट नहीं करा था। कैट भी तब रोज के साथ सेफली बाहर निकल जाती है और बाहर जाने पर उन्हें पता चलता है कि सारे क्रू मेंबर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर रिग के बाहर देख रहे थे। अब थोड़ी ही देर में उनके रिग के पास एक बोट आ जाती है जिसमें कुक और हरीश नाम के 2 आदमी थे। हरीश की बॉडी पर कुछ चोट के निशान थे, इसीलिए क्रू मेंबर उसे तुरंत ही इन्फर्मरी में लेकर चले जाते हैं। और अगर बात करें उनके बिहेवियर की तो हरीश और कोक के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क था। कोक जहां काफी ज्यादा बॉसी नेचर का था वहीं हरीश काफी ज्यादा शांत व्यक्ति था। कोक तब सबको यही बताता है कि वो भी पास वाले रिग में ही काम करा करते थे और रिग के पाइप पे प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाने से उनका रिग एक ब्लास्ट में तबाह हो गया। लेकिन हरीश जो इन्फर्मरी में होता है वो तो सबको कुछ और ही कहानी बताता है। असल में कोक उनकी कंपनी में नया बंदा आया था और उसने आते ही काफी सारे लोगों को फायर करके घर पर भेज दिया था। जो लोग बच गए थे उनके साथ कोक ने रिग में कुछ नए इक्विपमेंट को लगाया और बाद में कोक के ही कहने पर वो लोग रिग से ऑयल निकालने के काम को बंद करके समंदर की जमीन के अंदर कुछ अजीब से केमिकल्स भेज रहे थे। जिसके बाद ही अचानक से एक दिन रिग को चारों तरफ से कोहरे ने घेर लिया और वहां के लोग काफी ज्यादा डरने लगे। पर कोक को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे कि वो इस सब के रीजन के बारे में पहले से जानता हो और साथ ही पहले भी उसके साथ ऐसा कुछ हो चुका हो। रिग के ऊपर पाइप के प्रेशर की लगातार वार्निंग पे वार्निंग आ रही थी, पर उसके बावजूद भी कोक ने रिग को बंद नहीं करा। वो लगातार केमिकल्स को जमीन के अंदर भेज रहा था, जिससे एक्सेसिव प्रेशर पड़ने की वजह से उनका पूरा रिग बर्बाद हो गया। रिग के बर्बाद होने से पहले ही कोक वहां पर से एक बोट लेकर निकल चुका था। सारे लोग तो ऑलरेडी मारे जा चुके थे, पर जैसे तैसे हरीश ने कोशिश करी और वो कोक की बोट तक पहुंच गया। कोक अभी इस रिग के साथ भी ऐसा ही करना चाहता था।
असल में उसका मेन प्लान ये था कि वो नीचे मौजूद मिस्टीरियस क्रीचर को जान से मार दे और स्पोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दे। हैदर जब सर्वाइवर लिस्ट में कोक का नाम चेक करती है तो उसमें उसको कोक का नाम मिलता ही नहीं है। तब जाकर हरीश ये बात भी रिवील करता है कि असल में जब कोक पहले पीसी पर काम करा करता था तो वो किसी टेम्पररी आईडी का इस्तेमाल करता था। इवन कोक के पास ये भी पावर थी कि वो कंपनी के किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को चेक कर सके। वो उसी टेम्पररी आईडी का इस्तेमाल करके हर रोज अपने काम के बारे में कंपनी वालों को अपडेट करता था और इसका मतलब साफ था कि कंपनी वालों ने ही उसको कोई सीक्रेट काम करने के लिए भेजा हुआ है। कोक के टेम्पररी आईडी वाले नाम को डेटाबेस में डालने पर हैदर को उसमें काफी सारे ईमेल्स मिलती हैं जिसमें उन जीवाणुओं से रिलेटेड ही बातें चल रही थी। मतलब कि कोक पहले से ही उस डायनासोर काल के जीवाणु के बारे में बहुत कुछ जानता था और कंपनी ने उसको समंदर के अंदर मौजूद उस रहस्यमयी क्रीचर को खत्म करने को भेजा था। वहीं रोज और कैट एक बार वापस से जब सब कुछ एनालाइज करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि समंदर के अंदर जो क्रीचर मौजूद है वो भी उन्हीं मिस्टीरियस सर्कल की तरह दिखता है जैसे कि बाज और फुलमीर ने ड्रॉ करे थे। उस क्रीचर के अंदर लगभग 5 सर्कल थे जिसमें से एक सर्कल अधूरा था और वो धीरे धीरे पूरा हो रहा था। फिर थोड़ी सी और रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो 5 सर्कल असल में 5 फास्ट मास एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अगर 5th सर्कल के कंप्लीट होने से पहले सब कुछ नहीं रोका जाता तो 5th सर्कल के कंप्लीट होते ही सारे ह्यूमंस मारे जाएंगे। दूसरी तरफ कोक अभी चाहता था कि कंपनी की तरफ से उनके पास थोड़े दिनों पहले जो गैसेज आई थी उसका इस्तेमाल करके वो मड पिट में मौजूद सारे स्पोर्स को जान से मार दें, लेकिन मैग्नस तो इसके लिए साफ मना कर देता है। उसे कोक के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो जानता था कि कोक किसी भी हालत में कंट्रोल रूम का सारा एक्सेस लेना चाहता है, पर कोक अपनी बात से नहीं हटा था। उसने जैसे तैसे अकेले में डनलिन, मार्च और हेटन को उसकी मदद करने के लिए मना लिया था और साथ ही उन्हें लालच भी दिया था कि अगर वो उसकी बात मानेंगे तो वो उनकी जान को बचा लेगा। आगे हेटन और डनलिन जब उस नई गैसेस को देख रहे थे तो उन्हें ये बात पता चलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर में उनको कोई पॉइजनस गैस भेजी गई थी। ये सब शायद कंपनी वालों ने जानबूझ के करा था क्योंकि उन्हें कोक के उस रिग पर भी जाने वाली बात के बारे में पहले से पता था। लेकिन हेटन अभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उनका प्लान स्पोर्स को खत्म करने के साथ साथ बास को बेहोश करना भी था ताकि वो सीपीयू सिस्टम के पास जाकर रिग का कंट्रोल कोक को हैंड ओवर कर सकें। तब हेटन, मार्च और डनलिन ऐसा ही करते हैं और जल्दी से वो गैस को लेकर मड पिट में चले जाते हैं। उन्होंने खुद तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ मास्क को भी लगाया हुआ था ताकि उनके ऊपर उस गैस का कोई भी असर ना पड़े, पर उस गैस के मड पिट में फैलते ही वहां पर मौजूद स्पोर्स मरने लग गए थे और थोड़ी ही देर में बास, जेम्स और फुलमेर तीनों भी बेहोश हो गए थे। पहले के टाइम पर जैसे ही फुलमेर बास के पास आया था तो उसकी मदद से उसने रिग को बंद करवा दिया था, पर क्योंकि अब कंप्यूटर का सारा कंट्रोल कोक के पास था इसीलिए वो रिग को एक बार फिर से चालू कर देता है। अब मड पिट से जैसे तैसे मार्च और साथ ही हेटन तो बाहर आ गए थे, पर डनलिन के वहां से बाहर आने से पहले ही कोक ने मड पिट के गेट को बंद कर दिया था। असल में वो ये नहीं चाहता था कि मड पिट के अंदर जो पॉइजनस गैस रिलीज करी गई है वो किसी भी हालत में रिग के अंदर आए। आगे जब डनलिन की ऑक्सीजन मड पिट में खत्म होती है वैसे ही दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब रोज को कोक की हरकत के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में पहले तो कोक के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है और बाद में तुरंत ही ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर फुलमेर की जान बचाने के लिए मड पिट में चली जाती है। आश्चर्य की बात ये थी कि फुलमेर, जेम्स और बास तीनों ही अभी तक जिंदा थे और फिर जैसे ही फुलमेर उठता है वैसे ही वो उस जगह के वेंटिलेशन सिस्टम को चालू कर देता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही बास और जेम्स भी उठ गए थे और साथ ही वहाँ के स्पोर्स भी रिवाइव करने लगे थे। दूसरी तरफ कोक को अभी सब लोग बुरा भला बोल रहे थे, पर उसके बावजूद भी वो रिग के पाइप का प्रेशर बढ़ा देता है जिससे रिग के लगातार चालू रहने की वजह से उस मिस्टीरियस क्रीचर का लास्ट सर्कल भी पूरा हो जाता है। उस समय तक वैसे मैग्नस को भी अकल आ गई थी और वो बास का पूरी तरह से साथ देने को तैयार था, पर जैसे ही वो लोग बास के पास पहुंचते हैं तो वो बास को काफी ज्यादा दुखी देखते हैं क्योंकि ऑलरेडी 5वां सर्कल कंप्लीट हो गया था और अब पूरी दुनिया सुनामी में समाने वाली थी। अब जैसे ही कोक को ये बात पता चलती है वैसे ही वो हरीश से यहाँ पर मौजूद पाइप का प्रेशर और ज्यादा बढ़ाने को बोलता है, जिससे वैसे तो ये रिग पूरी तरह से बर्बाद हो जाता, पर थोड़ी ही देर में यहाँ पर कोक को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आने वाला था
कोक उसमें हरीश को अपने साथ जिंदा ले जाता। हरीश तब अकेला नहीं बचना चाहता था। उसने जानबूझकर ये सारी बातें माइक चालू करके बाकी सबको भी सुना दी थी, जिससे सारे क्रू मेंबर को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने के बारे में पता चल जाता है। साथ ही अब तो सबको ये बात भी समझ आ जाती है कि जरूर ही कंपनी प्रोजेक्ट सिरेन में कुछ तो गड़बड़ कर रही थी, जिसकी वजह से ही ये सारी चीजें हो रही थी। उसके ही सबूतों को मिटाने के लिए उन्होंने कोक को हायर करा था, और बाकी सारे रिक को किसी और ने नहीं बल्कि कोक ने खुद डिस्ट्रॉय करा है। हेलीकॉप्टर के बारे में पता चलते ही सब लोग रिक के डेक की तरफ जाने लगते हैं, और उस समय पर मैग्नस और रोज बास को भी उनके साथ चलने को बोलते हैं। लेकिन बास तो वहां पर ही रहकर समंदर के ऑर्गेनिजम्स के अंदर समाना चाहता था, इसीलिए वो बाकी सबको एक आखिरी गुड बाय बोलता है। इसीलिए बाकी सारे लोग भागकर रिक के डेक पर पहुंच जाते हैं। डेक पर जाकर सबकी नजर सामने से आ रही एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर पर पड़ती है। अब उस दौरान हैटन जैसे ही वहां पर कोक को देखता है, वैसे ही वो उसे बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, जिसके अगले ही पल वहां पर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। किस्मत से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होने की वजह से उसमें काफी ज्यादा स्पेस था और सारे क्रू मेंबर उसमें अच्छे से बैठ गए थे। अब सुनामी के रिग से टकराने से पहले ही वो हेलीकॉप्टर सब क्रू मेंबर को लेकर अपने साथ हवा में उड़ जाता है, पर किसी को भी अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हेलीकॉप्टर उनको कहां पर लेकर जाएगा, क्योंकि शहर तो सुनामी की वजह से ऑलरेडी बर्बाद हो चुके होंगे और समंदर में मौजूद ज्यादातर रिक्कोतों को पहले ही ब्लास्ट कर चुका है। खैर आगे हम लोग रिग में बास को देखते हैं, जो कि सुनामी के टकराते टाइम आराम से चलते हुए उन ग्लोइंग स्पोर्स के अंदर चला जाता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्पोर्स उसे किसी और ही दुनिया में लेकर जाना चाहते हों। जिसके साथ ही कहानी वहां पर से शहर के लोगों पर आती है, जो कि अपनी तरफ एक बहुत बड़ी समुद्री लहर को आता हुआ नोटिस करते हैं। अब क्या वो सारे ह्यूमंस इस मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। साथ ही ये बात भी बताना कि अगर आप लोगों को कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो आप लोग अपने बचाव के लिए क्या करोगे। खैर अब वो स्पोर्स और क्रीचर असल में है क्या, और क्या बात सच में किसी दूसरी दुनिया में चला गया है, और रिक के जो लोग बचे हैं उन्हें कहां पर लेकर जाया जाएगा, और सिरेन प्रोजेक्ट की सच्चाई असल में क्या है, और क्या है सिरेन प्रोजेक्ट का असली राज। जानता हूं कि कहानी अपने साथ काफी सारे राज छोड़कर जा रही है, पर वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो गई है, इसीलिए इसके सारे सवालों को अब मैं नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करूंगा। पर क्या आपको सच में इस पार्ट की कहानी पसंद आई, और क्या मुझे इस कहानी को कंटिन्यू रखना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। अगर कमेंट सेक्शन में 100 लोगों की भी इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए डिमांड आती है तो मैं उसी दिन इसके सेकंड पार्ट पर काम करना चालू कर दूंगा। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।